अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जितनी शॉपिंग आप करने वाले हैं, आप कितने भी एसेट्स खरीद लीजिए, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिए, उसमें एक बहुत बड़ा छेद हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई क्राइसिस आया, और इसका हम अक्सर बात करते हैं कि 2020 जब कोविड का समय आया था, तो सबसे एक इस चीज़ को समझने का मेरे ख्याल से सबसे रीसेंट एक उदाहरण वही है कि बहुत लोगों के ऊपर वो परिस्थिति आई जब उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी जॉब्स चली गई, या उनका जो कैश इनफ्लो है वहाँ पे इम्पैक्ट आया, एकदम से मेडिकल के खर्चे बढ़ गए और उस टाइम पे उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। इसलिए अपना जो फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे है वो है अपने लिए एक अनफोर्सीन, जो आपने सोचे नहीं होते हैं, उन खर्चों के लिए आप पैसा साइड में रखिए, ताकि किसी इमरजेंसी में, वो किसी तरीके की भी हो नेचर में, चाहे मेडिकल हो चाहे दूसरी हो, उसके लिए आपके पास पैसा हो। अब ये कितना पैसा होना चाहिए स्वाति, ये एक्चुअली हमारे नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको श्योरिटी है कि आपकी इनकम आती ही रहेगी, तब आपका जो इमरजेंसी कॉर्पस है वो करीबन 6 महीने तक का हो सकता है आराम से, आपके मंथली एक्सपेंस का। पर यही अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और अपने एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 1 साल का खर्चा होना चाहिए। पर अगर आपने अपना अभी-अभी कारोबार शुरू किया है, तब आपके पास इवन 2 साल का महीने का खर्चा, जिसमें आपकी ईएमआईज़, एसआईपी के अमाउंट्स, प्रीमियम अमाउंट्स, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, वो होना चाहिए। और इसका फिगर ऊपर-नीचे हो सकता है डिपेंडिंग हमारे ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं। कोई लायबिलिटीज़ कितनी है, अगर आपके माँ-बाप भी आपके साथ रहते हैं या 2 बच्चे हैं आपके, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में स्वाति, जितना हम बेटर अपने को कैटर कर पाएँगे उतना अच्छा है। तो ये हमारी जो बाकी की फाइनेंशियल जर्नी है, और जो हमारी हम शॉपिंग करने वाले हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या-क्या होना चाहिए, उसको हमेशा इंटैक्ट और मजबूत रखेगा। तो ये एक तरीके की नींव है, और इसका एलोकेशन हम डिफरेंट एसेट्स में कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इक्विटी टैक्सेशन की तरफ जाएँ, तो हम आर्बिट्राज फंड्स ले सकते हैं जहाँ पे लो रिस्क रहता है। वहाँ पे आपका पैसा आपके 2 वर्किंग डेज़ में आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। वरना इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्वीप इन एफडीज या लिक्विड फंड्स में पार्क कर सकते हैं, ताकि आपका वो पैसा एक्सेसिबल भी हो और मार्केट रिस्क से दूर भी रहे। राइट तो इमरजेंसी की हमने बात की, क्योंकि हम एक सेफ्टी नेट बनाने की बात कर रहे हैं। हम अमित, इसको एक रिस्क मैनेजमेंट कहेंगे, क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा रखने वाला आइटम होता है इमरजेंसी के लिए, और दूसरा इम्पोर्टेंट सब मानते हैं इंश्योरेंस होता है। तो ये इंश्योरेंस जो लेना है वो कैसे लेना है, कितना लेना है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा एक पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए, ये जरा बताइए। जी, अच्छा स्वाति, आपने इंश्योरेंस बोला, लेकिन मैं ये इस छोटे से टॉपिक को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। 2 चीजें जो आपके बनाए हुए पोर्टफोलियो को खराब कर सकती हैं, उसको बहुत छोटा बना सकती हैं, आपको हर्ट कर सकती हैं, वो है आपके लोन्स और दूसरा आपका इंश्योरेंस फ्रेमवर्क का ना हो। अगर आपके पास अनहेल्दी लोन्स, मतलब वो लोन्स जो आपको किसी भी तरीके का टैक्स एफिशिएंसी नहीं दे रहे हैं, या वो लोन जो आपको फाइनेंशियल लेवरेज नहीं दे रहे हैं। लेवरेज मतलब बोरोड मनी का जो इंटरेस्ट है, कमाए हुए इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो लेवरेज अगर वो नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो ऐसे लोन आपको जल्दी से जल्दी चुकाने, क्योंकि ये वाले लोन आपके पोर्टफोलियो को बाद में इरोड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंश्योरेंस फ्रेमवर्क नहीं रखेंगे, तो भी आपको उन कंटिंजेंट सिचुएशंस में, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ में आपके फैमिली डिपेंडेंट्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा, पोर्टफोलियो इरोड हो जाएगा जो आपने उनके फाइनेंशियल गोल्स के लिए ईयरमार्क किया हुआ है। या मेडिकल कंटिंजेंट टाइम्स में अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा या पर्सनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं होगा, तो आप उस पोर्टफोलियो को खर्च कर बैठेंगे जो आपने किसी फाइनेंशियल गोल के लिए बनाया। तो आप हमेशा उस अपने कैश फ्लो को ऐसे स्ट्रक्चर कीजिए कि आपके वेल्थ की इंश्योरेंस बनी रहे, इन 2 चीजों को एड्रेस करके। पहला, कोई भी अनहेल्दी लोन हो तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने का, उसको चुकाने का प्लान बनाइए। और अगर आपका इंश्योरेंस फ्रेमवर्क नहीं है, तो जल्दी से अपना लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस और पर्सनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बनाइए, ताकि इन कंटिंजेंट सिचुएशंस में, जहाँ पे आपका डेट इतना बढ़ जाता है कि आप चुका नहीं पाते हैं, या इंश्योरेंस की कोई ऐसी सिचुएशन, लाइफ की कंटिंजेंसी सिचुएशन ऐसी आती है जो आपके
बनाए हुए पोर्टफोलियो को खपा सकती है। इन दोनों से बचाने के लिए, अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों चीजों को एड्रेस कीजिए, और ये पैसा एक हेल्दी खर्च है। इसको मैं पॉजिटिव कैश आउट को बोलूंगा, क्योंकि ये आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है और आपकी वेल्थ के फाउंडेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल स्टैब्लिश कर रहा है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव और हेल्दी कैश फ्लो रखना जरूरी है। और इसी में प्रवीण, मैं आपका भी एक टेक जानना चाहूंगी, क्योंकि कर्ज का जिक्र यहाँ पर अमित ने किया है। एक फिजूल खर्ची भी हम टुवर्ड्स एक्सपेंसेस कहते हैं, पर जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना भी एक हेल्दी बिहेवियर नहीं है किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए। तो बेसिकली जो एक रेशो होना चाहिए, हम इसको डेट टू इनकम रेशो कहते हैं, जो वो कितना होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें मालूम चल जाता है आसानी से कि आपको कितना ओवरबोर्ड नहीं जाना है, कितना आपको ज्यादा आपको ईएमआई की तरफ अपना जो इनकम है वो महीने का वो नहीं रखना है। जी। जैसे अभी अमित जी ने बताया स्वाति, ये बहुत ट्रू है कि आपको सबसे पहले तो अपने लोन्स को डिवाइड कर लेना है गुड लोन्स और बैड लोन्स में। गुड लोन्स में हम एजुकेशन लोन और होम लोन को ही इंक्लूड करते हैं। तो जैसे अमित जी की सलाह है कि आप पहले तो अपने जो बाकी बैड लोन्स है उनको हटाइए, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड को ओवरड्यूज हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास अभी कुछ उस तरीके के लोन्स भी हैं और साथ में आपके पास कुछ गुड लोन्स हैं, तो भी एक डेट टू इनकम रेशो है जो आपको बताता है कि आपकी स्थिति कितनी स्टेबल है, क्या फाइनेंशियली एक अच्छे जोन में है या नहीं है। और इसका एक तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का कि आप अपने सारे लोन्स का अमाउंट जोड़िए। मान लीजिए कोई 25,000 रुपए की ईएमआई है, कोई 5,000 की है, कोई 10,000 की है, आप इसको जोड़िए। अगर हम मानते हैं 25 प्लस 10 प्लस 5, ये हो गया हमारा 40,000, और आपकी ग्रॉस इनकम करीबन 1 लाख है, यानी कि आपका 40% बनता है यहाँ डेट टू इनकम रेशो। 40% ही एक तरीके का एक कट ऑफ है। हम इसको वैसे प्रेफर करते हैं कि 35 से 36% ही रहे, पर इसकी एक सीलिंग तो भी हम 40 मान के चलते हैं फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि 40% एक ऐसा रेशो है जहां पे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन तो भी अंडर कंट्रोल है, आपकी ईएमआई बहुत ज्यादा नहीं है। पर जब भी आप नया डेट लेने जाएंगे, जो आपके लेंडर्स हैं, जो बैंक्स है, बाकी एंटिटीज हैं जो आपको लोन देती हैं, वो भी इस रेशो को कैलकुलेट करती हैं कि आपने कितना ऑलरेडी कर्ज ले रखा है। और एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन को ये रेशो जितना कम हो, ये परसेंटेज जितनी कम हो, उतना अच्छा है। अगर आप इसको 20 से 25% पर सीमित कर सकते हैं तो यानी कि वो बहुत ही हेल्दी है। और जैसे कि अभी अमित जी ने बोला कि वहां पे जो आपका कॉम्पोजिशन है इस 25% का या 40% का, वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज कुछ लोन्स हमारे बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे जा रहे होते हैं, हमें कोई टैक्स डिडक्शंस नहीं देते, जबकि कई जगह पे जैसे होम लोन्स और एजुकेशन लोन है वहां पे हमें डिडक्शंस मिल जाती हैं। एंड इस प्रोसेस को स्वाति हम डेट एवलांच भी बोलते हैं कि आप कई बार आपके पास अगर 5 तरीके के लोन है, तो सबसे पहले तो आप सबसे जो छोटा लोन है ना, चाहे वो गुड हो या बैड हो, उसको खत्म करने की कोशिश करिए। अगर वो मान लीजिए आपका कोई 50,000 का 1 लाख का कर्ज बचा है, आप उसको पहले हटाइए। तो सबसे पहले थोड़ा क्लियर करिए अपने पोर्टफोलियो को, जो आपका डेट का पोर्टफोलियो है, उसके बाद उनको डिवाइड करिए गुड और बैड में, एंड डेफिनेटली उसके बाद उसको आप क्लियर अप करना शुरू करिए। बट एक 40% एक लिमिट है जिसको डेफिनेटली हर निवेशक को माइंड में रखना चाहिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को गेज करने के लिए। ओके, 40% का ईएमआई रूल, इसको ध्यान रखिए। आपके इनकम का 40% से ज्यादा आपकी कोई भी ईएमआई नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर, इसका ध्यान रखिए। अब एक ऐसा आइटम शॉपिंग कार्ट में डालना जरूरी है अमित, जो कि लंबे टाइम के लिए वो जो आइटम है वो आपको पैसा कमा कर भी दे। और जब हम लंबे टाइम की बात करते हैं तो हमेशा हमें इक्विटी ध्यान में आता है। तो ये जो इक्विटी जैसा जो एक शानदार जो एक प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, वो कैसे किसी के पोर्टफोलियो के लिए शानदार साबित होता है, कंपाउंडिंग का फायदा होता है, और कैसे इसको हम सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट मानते हैं? देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से टाइटली लिंक्ड होती है। जैसे जैसे अपने कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट या वो निवेश जो हमने कंपनीज में लगाई है थ्रू म्यूचुअल फंड्स या थ्रू डायरेक्ट इक्विटी, वो सब बढ़ती है। पिछले 10 साल में जो हमने स्टॉक मार्केट में ग्रोथ देखी है, जो इंडेक्स में ग्रोथ देखी है, जो कि ये दर्शाता है कि हमारी
टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज कैसे कितना अच्छा कर रही हैं, क्योंकि हमारा कंट्री अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक यंग टैलेंटेड वर्कफोर्स है, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे कंट्री की ग्रोथ स्ट्रांग होती है, कंसिस्टेंट होती है, वैसे वैसे आपकी इक्विटी में लगाई हुई निवेश भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स तक आपको जल्दी पहुंचाता है। तो हमेशा आप इक्विटी की इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल गोल से मैप करके करें। पहली बात, सिर्फ ये ना देखें कि आपको रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कितने टाइम में चाहिए, और क्या वो जो मिनिमम टाइम होता है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का, क्या वो मेरे पास है, जो कि 6 से 7 साल होता है। इक्विटी में आपको डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 1.5 साल में, तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बुल रन देखने को मिला है। काफी लोगों की मतलब काफी लोगों को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो गया है कि उनको म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। इक्विटी आपको फास्टेस्ट कंपाउंडिंग देगा। इक्विटी आपकी कंट्री की डेवलपमेंट से आपको एक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा, और अगर ये दोनों फैक्टर अच्छे होंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी पहुंचेंगे। और आई थिंक वही फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें, ताकि हम अपने जिम्मेदारियों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, और ताकि हम अपनी लाइफ में वो सब कर सकें जो हम अभी पैसे के अभाव की वजह से नहीं कर पा रहे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इज योर टूल टू हेल्प यू रीच योर गोल्स फास्टर। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं। अगर इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलती है, जो कि मोस्टली मिलती है, तो आपके लिए और भी आसान हो जाती है जर्नी, आपका रिटर्न और भी मजबूत हो जाता है। तो आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें, और डेफिनेटली करें, क्योंकि आने वाले 10 साल हमारी कंट्री के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओरिएंटेड 10 साल है। और मुझे लगता है जो हमने रिजल्ट पिछले 10 साल में अचीव किया है, शायद हम अगले 10 साल भी बहुत आराम से और बहुत कंसिस्टेंट मैनर में डिलीवर करेंगे। तो इक्विटी एलोकेशन एक अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने की जो आपका जो सफर है, वो बहुत ही सुहाना होगा, और बहुत जल्दी आप उन चीजों को हासिल करके खुशी और फुलफिलमेंट एक्वायर करेंगे, जो आप काफी टाइम से जिसके लिए आप प्लानिंग कर। एब्सोल्युटली। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट आज आपकी तैयार करा रहे हैं। आपने अपने शॉपिंग कार्ट में, फाइनेंशियल शॉपिंग कार्ट में इंश्योरेंस डाल लिया, इमरजेंसी फंड का ख्याल रख लिया,
इक्विटी की हम बात कर रहे हैं, डेट को आपको दूर रखना है, सीमित रखना है, एक ऐसा मतलब जरूरत से ज्यादा ऐसे खर्चे नहीं करने हैं इन अ नटशेल जो कि आप पे ज्यादा दबाव डाले। कर्ज लेकर कोई शॉपिंग नहीं करनी, इसका मतलब ये हुआ। क्योंकि इक्विटी की बात चल रही थी, क्या नंबर्स के थ्रू प्रवीण आप दर्शकों को बता सकती हैं जो जिसका जिक्र अमित ने भी काफी शानदार तरीके से किया, ये कंपाउंडिंग का फायदा लॉन्गर टर्म में थ्रू इक्विटी कैसे कमाल करता है, क्योंकि हम यहाँ पर शायद एसआईपी की बात कर रहे हैं। जी जी। बिल्कुल, अभी अमित जी ने बहुत खूबसूरती से बताया कि इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो हमारे जीवन में जितने हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं जो लंबे समय के हैं स्वाति, उनको पूरा करने में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि बहुत ज्यादा बड़े रकम से आपको निवेश करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक 10,000 रुपए की एसआईपी से समझे जो कंपाउंडिंग इक्विटीज में कैसे काम करती है, और हम एक 12% का XIR लेके चले जो कि एक ब्रॉडर मार्केट्स का रिटर्न है, अगर हम निफ्टी 50 का देखें पिछले कुछ सालों का, तो उस एसआईपी से 10 साल में हम करीबन 23 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब जो कंपाउंडिंग है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता है जो कंपाउंडिंग का रोल है वो उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज उसमें टाइम बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। यही एसआईपी अगर हम अब अपने 10 साल से कंटिन्यू करके 15 साल में ले जाएं, तो जो हमारे 23 लाख जमा हुए थे वो बढ़कर 50 लाख हो जाएंगे। यानी कि हमने 15 साल में, नेक्स्ट 5 इयर्स में हमने इस अमाउंट को डबल कर लिया है, डबल से इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा। और अगर इस एसआईपी को हम 20 साल के लिए कंटिन्यू करें, सेम 10,000 की एसआईपी को, तो हम 1 करोड़ की रकम जमा कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत निवेशक होंगे जो 10,000 की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे वक्त बढ़ता है, अगर यही हम 20 साल तक कंटिन्यू करें, तो हमारा 1 करोड़ बढ़ के करीबन 30 साल में हमारे यही 1 करोड़ बन के 3.5 करोड़ बन जाता है स्वाति। तो यानी कि जैसे जैसे टाइम एलिमेंट हमारा बढ़ता है, वैसे ही जो रकम हम जमा कर पा रहे हैं वो हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स दे रही है, बिकॉज यहाँ हमारे रियल रिटर्न्स पॉजिटिव है, जो रिटर्न्स हम इन्फ्लेशन के ऊपर कमाते हैं। और यही अगर जो निवेशक उस 10,000 की एसआईपी में थोड़ा इजाफा करके स्टेप अप कर पाए, सालाना कुछ 10% से अगर अपनी एसआईपी बढ़ा लें, तो 10 साल में वो करीबन 33 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। 15 साल में 50 की जगह वो करीबन 90 के तकरीबन पास का एक फिगर है, 90 लाख के करीब वो जमा कर लेंगे। और 20 साल में 1 करोड़ की जगह वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ जमा कर लेंगे। और इसकी जो खूबसूरती है, 30 साल में स्वाति जो 3.5 करोड़ का फिगर था वो करीबन 9 करोड़ का बन सकता है। यानी कि जो कंपाउंडिंग है ये एक मैजिकल फॉर्मूला की तरह काम करता है। और छोटी रकम को आप अंडरमाइन मत करिए। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टेड हैं, आप मार्केट्स में समय दे रहे हैं और उतार चढ़ाव दोनों में बने हुए हैं, तो इक्विटीज से ज्यादा बेहतरीन तरीका आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए अपनी शॉपिंग लिस्ट पे मिल नहीं सकता। राइट, बिल्कुल। ये तो सब निवेश की बात हो गई अमित, लेकिन कई बार ऐसे भी हमारे खर्चे होते हैं जो हमें अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करने होते हैं, अपने शौक पूरे करने होते हैं। और हर कोई चाहता है कि अपने शौक पूरे करे, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो कुछ ऐसी खुशी की बातें होती हैं जो इंस्टेंट हमें ग्रेटिफिकेशन देती हैं, उस पर कैसे खर्च किया जाए, कितना खर्च करना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूं कि प्लीज अपनी डिजायर्स को सप्रेस मत कीजिए। अपनी डिजायर्स को थोड़ा सा इवैल्यूएट कीजिए। उस चीज पे या कोई भी ऐसी चीज जो आप खरीदना चाहते हैं उसको देखिए कि वो चीज आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। जैसे कि गैजेट, फॉर एग्जांपल, गैजेट हम सबका बहुत टाइम सेव करता है, हमारी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करता है, हमें अच्छा कंटेंट का सब्सक्रिप्शन दे सकता है जिससे हमारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट होती है, जो हमारे करियर को एडवांस करता है। तो गैजेट एक अच्छा आइटम है। फिनेंशियल टर्म्स में तो वो एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में, वैल्यू एडिशन के टर्म्स में, वो एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है, बहुत ही पावरफुल लर्निंग टूल है। तो ऐसे जो भी चीजें आपको खरीदनी है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके समय को बचाता है और आपको वो फ्रीडम देता है कि आप अपने काम पे अच्छा फोकस कर सकें, अपने करियर को अच्छे से एडवांस कर सकें, वो डेफिनेटली आप अपने एक्सपेंस शीट में ऐड करिए। कोई भी ऐसी शॉपिंग जिससे आपका
आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट होती है। कोई भी ऐसी शॉपिंग जिससे आपकी टाइम यूटिलाइजेशन स्किल्स बढ़ जाती है, आपकी रीडिंग हैबिट्स इंप्रूव हो जाती है। कोई भी ऐसी शॉपिंग जिससे आपका ट्रांसपोर्ट बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर आपका ट्रांसपोर्ट पे बहुत टाइम खर्च होता है, तो ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, जो भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, वो एक अच्छा एक्सपेंस मानता हूँ। वो एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल एक्सपेंस है। उसके लिए आप थोड़ा-सा डिस्क्रिशनरी बजट रख सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको बोरोइंग क्यों ना करना पड़े, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको पे बैक करेगा। अभी नहीं तो 5 साल में या 10 साल में। तो सब्जेक्टिव कॉल है, प्लीज़ इवैल्यूएट कीजिए, अपने डिज़ायर्स को सप्रेस मत कीजिए, बट हाँ, उसकी वैल्यू एडिशन को असेस करते हुए उस पैसे को खर्च कीजिए। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसी शॉपिंग लिस्ट है, फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट और फाइनेंशियल शॉपिंग, जो आप ना सिर्फ पैसे खर्च कर रहे हैं बल्कि पैसे बना रहे हैं, पैसे बढ़ा भी रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए प्रबलीन और अमित, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस।